नमस्कार। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज चुनावी चर्चा के तहत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के युवा नेता रविंद्र मोटसरा। मोटसरा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी बुलाने के लिए। तो मोटसरा जी से मैं आज सर्वप्रथम यही सवाल करूंगा कि अभी हाल ही में मोटसरा जी चुनाव संपन्न हुए ब्लॉक व जोन के, तो आप कांग्रेस की यहाँ क्या संभावनाएं मानते हैं? कांग्रेस के लिए ज़्यादा संभावनाएं इस चुनाव में नहीं बन पाई। उसकी एक वजह है, उसमें पार्टी के स्तर पर कोई कमी नहीं है। दरअसल इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आज जो कांग्रेस स्थिति है उसको समझने के लिए। 1998 में कांग्रेस से संजीव जी बेनीवाल निर्वाचित होकर के आए थे और उनके सामने थे बीजेपी के दिग्गज नेता लालचंद जी ढूंढी। तो उन्होंने अपने प्रयासों से उस समय पंचायत समिति का चुनाव लड़ा, प्रधान बनने में सफल रहे थे। कांग्रेस का एमएलए, कांग्रेस की सरकार, लेकिन प्रधान बना भाजपा का। इसी प्रकार से 2003 में चुनाव डॉक्टर सुरेश चौधरी जीते, बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन हमारी पूरी टीम, उस समय हम भी आ गए थे और संजीव जी के हाथ में हमारा नेतृत्व था पार्टी का, तो हमने जुझारू तरीके से वो चुनाव लड़ा। धर्मपाल जी मेघवाल कांग्रेस की तरफ से प्रधान बने। उस समय क्या लोकतंत्र में एक संतुलन था, लेकिन पिछले एक दशक में या यूं मान लें 1.5 दशक में लोकतंत्र की बयार काफ़ी बदल चुकी है। पहले से मतलब साइन बिल्कुल अलग हो गए हैं। आज आम मतदाता भी महत्वाकांक्षी हो गया, नेता तो महत्वाकांक्षी हुए ही हैं। तो आज नेता जब विधानसभा के वोट जिस पार्टी के पक्ष में भुगता के आ जाता है तो उसके बाद में ये उसका सेकेंडरी वोट है। हालांकि महत्वपूर्ण ये विधानसभा चुनाव से कम किसी प्रकार से नहीं है ये मत, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हमारा मुख्य मत जो था वो विधानसभा चुनाव का मत था, जो हमने विधायक के प्रत्याशी को दे दिया। उसके बाद में इस वोट के लिए वो उस प्रत्याशी को नाराज नहीं करना चाहते जिसको वो विधानसभा में वोट देकर के आए हैं। आप इसका एक जो रीजन मानते हैं वो एक राष्ट्र वो से जुड़ा हुआ रीजन मानते हैं, बल्कि यहाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ टुकड़ों में बंटी हुई कांग्रेस, उसका रीजन ये। इस बात पर भी चर्चा हम नहीं करेंगे। मैं आपको एक मतलब बता रहा हूँ कि जिस फ्लो में आज के समय भादरा की राजनीति विशेष रूप से जा रही है, ये चर्चा तो राष्ट्रीय स्तर की तो हम बाद में करेंगे। अभी तो हम नौर की भी बात नहीं करेंगे, मैं केवल भादरा की बता रहा हूँ। तो भादरा में क्या है कि ये चलन चल पड़ा था 2008 के बाद से भी। अपने को जिस व्यक्ति को हमने विधानसभा के वोट दे दिए हैं, जिसका राज आज चल रहा है, उसी के साथ हमें इस फ्लो में ही जाना है जिला परिषद के और पंचायत समिति के चुनावों में। तो आपने देखा कि जयदीप जी ढूंढी विधायक बने, कांग्रेस को समर्थन दिया, संसदीय सचिव बने तो प्रधान उन्हीं का आया। पिछली बार संजीव जी बेनीवाल मतलब क्या है विधायक बने और पार्टी की स्पष्ट मतलब गाइडलाइन थी भाजपा पार्टी की उस टाइम तथाकथित रूप से बड़ा हो अल्लाह मचा भी विधानसभा के जो मतलब सदस्य हैं उनके परिवार से कोई भी मेरे मतलब प्रधान नहीं बनेगा या जिला प्रमुख नहीं बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने उस पूरी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी पत्नी को बनाया और लोगों ने इनको खुल के वोट दिए। तो मेरे को लगता नहीं कि इस बार भी मतलब क्या है कि इस बयार में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, क्योंकि हमारी तहसील महत्वाकांक्षी होकर के अब राज के साथ चलना चाहती है। अपने विकास का किसी भी प्रकार का अवसर, अपने निजी कामों को संपन्न करवाने का किसी भी प्रकार के अवसर में किसी भी प्रकार की वो मतलब व्यवधान नहीं चाहते वो। तो इस वजह से ज़्यादा संभावनाएं उसी व्यक्ति की बन पड़ती हैं जो फिलहाल सत्ता में है, यानी विधानसभा में सदस्य है भादरा से। वर्तमान में आपको रोकना चाहूँगा, वर्तमान में एक चीज़ और देश में चल रही है और हमारे क्षेत्र में विशेषकर चल रही है मोटसरा जी, वो ये है कि कैंडिडेट की खरीद फरोख्त होती है। तो क्या प्रलोभन दे के ये जो मेंबर जीत के आएंगे उनको इधर उधर करके अपना प्रधान नहीं बना लिया जाएगा? प्रलोभन, देखिए राजनीति प्रलोभन से बहुत ज़्यादा दूर कभी नहीं रही। जब राजनीति का बहुत स्वर्णिम दौर था, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेतृत्व करता थे, राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया जैसे लोग नेतृत्व करता थे, उस समय भी किसी ना किसी प्रकार के प्रलोभन हुआ ही करते थे। चाहे जनता दल दिग्विजय बनी हो, हमारे यहाँ तो इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। 93 में हमारे कांग्रेस के मतलब इतने दिग्गज नेता चौधरी ज्ञान सिंह, जो कि कांग्रेस के एक तरीके से फाउंडर मेंबर के जैसे थे, कि एनएसयूआई को बनाने वाली समिति के वो कोऑर्डिनेटर थे, वो बीजेपी में चले गए। उसके बाद में जाते रहे हैं लोग अपनी मूल पार्टी को छोड़ करके। तो ये प्रलोभन ही है। प्रलोभन पैसों का होना हर बार आवश्यक नहीं है। प्रलोभन बहुत तरीके के होते हैं और प्रलोभन निश्चित रूप से परिणामों को प्रभावित करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, स्थानीय स्तर पर जो टुकड़ों में कांग्रेस बंटी हुई है उससे कांग्रेस का कितना नुकसान मानते हैं आप? टुकड़े भी अगर आपस में सही समय पर जुड़ जाएं तो कोई ना कोई फॉर्मेशन बन जाती है, कोई ना कोई उपयोगी संरचना बन जाती है। हुआ क्या दरअसल पिछले दिनों जो घटनाक्रम में प्रदेश स्तर पर देखने को मिला और उसके बाद में नए प्रदेशाध्यक्ष हमारे आ गए डोटास राजी, तो उसके बाद में हमने अभी तक जिला कार्यकारिणी और ब्लॉक कार्यकारिणी की घोषणा नहीं की है। तो एक तरीके से आप देखें कि इस समय संगठन एब्सेंट है पूरे परिदृश्य से। तो इससे पहले जिला अध्यक्ष बन जाते या ब्लॉक अध्यक्ष बन जाते तो संगठन के अंदर इस चुनाव पर चर्चा हो पाती,
और उसके बाद में प्रत्येक कार्यकर्ता को कोई जिम्मेवारी मिलती, तो इन टुकड़ों को भी जोड़ने का एक होता भी नेता है। वो नेता तो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन हम जैसे लोग जो संगठन में, हमारा काम क्या है कि किसी तरीके से उन लोगों को आपस में जोड़े रखना, नहीं, उनके बीच में सेतु का कार्य करना, वो नहीं हो पाया इस बार। आपका हास्य मुझे एक समझ में ये आ रहा है कि टुकड़े उल्टे जुड़ गए और तस्वीर है जो बढ़िया तरीके से आकृति नहीं जोड़े नहीं, किसी ने जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। कहाँ प्रयास हुए, कहाँ किसी आप किसी संगठन के आदमी से मिलिए, आप कार्यकर्ता से मिलिए। हमारे यहाँ पीसीसी के सदस्य मौजूद हैं, हमारे यहाँ पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी उपलब्ध हैं सबीर जी, उसके अलावा किसान कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी हमारे यहाँ है, सेवा दल का प्रदेश पदाधिकारी मैं खुद हूँ। किसी को पार्टी ने कोई निर्देशित किया आपने हुआ हो। सबीर जी का नाम लिया तो मुझे एक वाकया याद आ गया। पीछे अपने यहाँ पर्यवेक्षक आए हुए थे बादरा में, मोटसरा जी आपकी जानकारी में है या नहीं है मैं आपको बता दूं। तो उस समय सबीर जी भी पर्यवेक्षक के पास बैठे थे और कांग्रेस के एक स्थानीय बड़े लीडर ने और उनको बीच में बोलने पर एक बड़ा ऐसा शब्द बोला था कि ये कहाँ से चल के आ जाते हैं, एक गाड़ी इनको बाहर निकालो, एक गाड़ी कांग्रेस को। तो ये चीज़ मैंने सुनी थी, मुझे भी अटपटा लगा। तो कांग्रेस इस तरीके से टांग खिंचाई हो रही है, कैसे आगे बढ़ी? तो इसका तो आज से ये है कि जो ये बता रहे थे कि ये एक गाड़ी कांग्रेस है, वो खुद कांग्रेस में नहीं होंगे, नहीं तो उसी गाड़ी में वो जाते, वो गाड़ी से अलग गए मतलब कांग्रेस में नहीं होंगे, या मूल भाव कुछ और होगा नहीं, उनका। वो 2-4 गाड़ी होंगे, वो ज्यादा गाड़ी कांग्रेस नहीं, वो गाड़ी 50 हो सकती है लेकिन कांग्रेस नहीं हो सकती ना। अच्छा अच्छा। कांग्रेस तो वही है जो मतलब संगठन के मतलब पदाधिकारियों के साथ जाएगी। चलो छोड़ो, फिर ये तो एक संगठन की बात हुई, ये तो संगठन में ऊपरी स्तर से अब सुधार होगा तो इसमें जुड़ाव भी हो जाएगा। आप कांग्रेस की यहाँ कितने टिकट मानते हो, और कांग्रेस की टिकट आप नहीं भी बताते हो तो बोर्ड किसका बन रहा है या प्रधान किसका बन रहा है? प्रधान तो जैसे मैंने पहले जो अपनी चर्चा हो चुकी है, अभी फेवरेट तो निश्चित रूप से जो अब वर्तमान विधायक है उसका दल ही फेवरेट रहेगा मेरे ख्याल से। तो कांग्रेस की 17 ही टिकट बांट पाई है, जो मठाधीश थे इन मिलके या अलग अलग जैसे भी बांटी, इन्होंने 17 टिकट बांट पाई है। उनमें से आज अगर हम स्वस्थ आकलन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और उसके समर्थित ब्लॉक अगर हम गिने तो 7 से ऊपर उनकी गिनती पहुंच पाएगी। 3 तो कांग्रेस के आने निश्चित रूप से तय हैं, 2 कांग्रेस समर्थित निर्दलीय आने तय हैं और 2 2B ब्लॉक और हैं। 3 आप कौन से मानते हो? छानी बड़ी, जोगीवाड़ा और खचवाड़ा, बरवाना खचवाड़ा ब्लॉक। अच्छा, खचवाड़ा बरवाना में, तो इसका मतलब आप सेरडा नेठाना ये ब्लॉक श्योर नहीं मानते हो अपने? शेरडा में तो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। नहीं, वो है ना एक बेरवाल बोल के कैंडिडेट है। इंदर बेरवाल हैं, वो हमारे कांग्रेस के पुराने साथी हैं, वो कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं वहाँ, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इंदर जी बेरवाल। अच्छा, कांग्रेस का समर्थन है ऊपरी? कांग्रेस का उनको समर्थन है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो आप ये संभावना है कांग्रेस की मान रहे, तो इसका मतलब तो फिर माकपा और कांग्रेस मिलकर भी प्रधान बना सकते हैं? ये तो देखिए नेतृत्वकर्ताओं को निर्धारित करना है किस प्रकार का आंकड़े निकल के आते हैं। अगर माकपा किसी ना किसी तरीके से 14 का आंकड़ा छू ले तो उसके बाद में किसी को किसी प्रकार की सेटिंग बिठाने की या कोई आवश्यकता ही नहीं है फिर तो जोड़ तोड़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जोड़ तोड़ की आवश्यकता अगर पड़ेगी माकपा को, तो उसमें भी माकपा को एक फ्री हैंड ये रहेगा कि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो जिनकी धर्मपत्नी या जिनके माताजी मौके पर सरपंच हैं, तो वो अपनी सरपंची को 5 साल सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वतः ही उनका झुकाव विधायक की तरफ हो सकता है। इस प्रकार की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा था कि फिर भाजपा कहाँ तक पहुँचेगी, आपको क्या लगता है? भाजपा 8-9 ब्लॉक से आगे नहीं जा पाएगी। तो आपके अनुसार भाजपा 8-9 से ब्लॉक से आगे नहीं जाएगी तो फिर उनका तो प्रधान है या मुमकिन ही नहीं है? उनको इस प्रकार का मतलब सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली बार हकीकत ये थी कि बिना मांगे वोट मिले थे बीजेपी को, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी सत्ता में थी। और आज जो माकपा कर रही है वही पिछली बार बीजेपी कर रही थी। बाकायदा ऑफिस के अंदर एक अलग सेल बनाई गई, कांग्रेस से बिल्कुल इतर। कांग्रेस ने इस प्रकार से कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। ये चुनाव अब जब बीजेपी पहली बार चुनाव जीतने में सफल रही भादरा में, और अब की बार माकपा सफल रही है, उसके बाद से ये ट्रेंड चला है कि कर्मचारियों की सूची लेकर के बैठते हैं, चाहे वो आशा सहयोगी नहीं हो, हालांकि उसका कहीं तबादला नहीं हो सकता, लेकिन एक कर्मचारी पर अनुचित दबाव बनाना जो पिछली बार बीजेपी कर रही थी वही माकपा कर रही है। तो ये तो इनकी कार्यशैली थोड़ी सी अलोकतांत्रिक है दोनों ही दलों की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो बीजेपी को तो सोच लेना चाहिए भी जिस प्रकार की परफॉर्मेंस आप पिछली बार कर पाए थे वैसी ये कर पाएंगे, क्योंकि कार्यशैली एक ही है।
नहीं, आपको मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा, शायद आपको उसकी जानकारी है या नहीं है। हमारा एक साफ संदेश का एक ओपिनियन हमने निकाला था कुछ दिन पहले, जिस दिन चुनाव संपन्न हुए थे भादरा के। तो हमारा जो आंकलन निकल के आया था, हम जैसे अपनी टीम के साथ गांव में फिरे थे, ब्लॉकों में, तो 12 से 16 के बीच में हमने भाजपा की यहाँ संभावनाएं देखी थी, और 8 से 12 के बीच में हमने माकपा की देखी, और 2 से 4 के बीच में कांग्रेस की, और 5 से 7 के बीच में हमने निर्दलीय की। तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे उससे सहमत हो या नहीं हो, ये तो हमारा एक ओपिनियन है और पूर्वानुमान है, ये कोई आंकलन वो आंकड़े भी नहीं है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो वो रात इंदौरी साहब वाली बात है। अभी जो आज हैं साहिब मसनद कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, लोकतंत्र है, कोई मतलब राजाशाही थोड़ी है। परिणाम कैसे भी आ सकते हैं बैलेट के अंदर निकलेगा। ये तो मानते हैं, तो हम भी यही बोल रहे हैं, पूर्वानुमान तो है। हाँ, ये कोई किसी के बंदी हुई तो नहीं है, ये मैंने केवल पीछे जो बातें कही है, क्योंकि अभी एक एग्जिट पोल पर रोक है सरकार की तरफ से। हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं, आप लोग एक जिम्मेवार चैनल हैं, हम यहाँ मतलब क्या है छोटी मोटी राजनीति करते हैं। तो हम दोनों लोग ये अपने अपने अनुमान बता रहे हैं, ये कोई रिजल्ट नहीं। रिजल्ट तो 8 तारीख को हमारे सामने ही आएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो पीछे जो बातें बताई है वो केवल संभावना है। अच्छा, लोकतंत्र में परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, इससे कोई आपका सर्वे बहुत ज़्यादा सटीक बैठ सकता है, या कई बार अब देखिए बिहार चुनाव में आपने देखा होगा भी सर्वे मतलब एग्जिट पोल उतने ज़्यादा वो कारगर नहीं रहे। हाँ, तो ये तो एक अलग मुद्दा है। ये तो हाँ। अच्छा, एक आप क्या है कि बुद्धिजीवी की श्रेणी में भी आपको भादरा में कांग्रेस के रूप में मानते हैं। तो एक सवाल मैं आपका केंद्र से मतलब राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ पूछूंगा। ये बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने जैसे पीछे अब शीर्ष नेतृत्व पर भी एक तरीके से सवाल उठाए, जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ गर्त में जा रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व में सुधार नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं उन सभी नेताओं को साधुवाद दूंगा जिस प्रकार से उन्होंने मतलब क्या है कि लोकतंत्र की ब्यूटी है, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में हमारा विश्वास रहा है। 2004 में हमारे राहुल गांधी जी पूर्व पार्टी अध्यक्ष जब कांग्रेस में आए थे, तब उन्होंने आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पार्टी में अग्रिम संगठनों के चुनाव शुरू करवाए थे, एनएसयूआई के और यूथ कांग्रेस के, जिससे हालांकि हमें कहीं लाभ तो कहीं नुकसान भी हुआ, लेकिन पार्टी का एक संदेश था कि हम आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करके मानेंगे। और आज कांग्रेस ही एक ऐसी कैडर बेस्ड पार्टी है जिसमें मतलब क्या है आम कार्यकर्ता को, मझले दर्जे के नेताओं को और बड़े नेताओं को ये अधिकार है कि वो केंद्रीय नेतृत्व पर भी सवाल उठा सकते हैं, और केंद्रीय नेतृत्व उसको स्वस्थ तरीके से लेता है, उस चीज़ की कोई गांठ नहीं बांधता। उनके विचारों का स्वागत किया गया था। पीछे उन्होंने कुछ लोगों ने पत्र लिखे थे, उनसे खुद राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने बातचीत की, उनके विचारों को जाना। तो ये एक आंतरिक लोकतंत्र की निशानी है और बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको शीर्ष नेतृत्व में कोई कमी आ रही है तो आपको बताना ही चाहिए और उस कमी को दूर करने के प्रयास करने ही चाहिए। आपको नहीं लगता क्या कि शीर्ष नेतृत्व में कुछ कमियां हैं? शीर्ष नेतृत्व वर्तमान सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी कार्य कर रही है। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हमने 2004 में और 2009 में सरकारें बनाई हैं केंद्र में। तो इस नेतृत्व को ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये किसी मतलब डिफिशियंसी से या किसी कमी से ग्रस्त है। हाँ, समय बदलता रहता है, दौर बदलता रहता है। तो उसके दौरान बहुत सी स्टेटें खोई भी तो है कांग्रेस ने। स्टेटें तो देखिए, चुनाव होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। अब बीजेपी के केंद्र में कहने को आती है ये बात कि मोदी जी की प्रचंड लहर है या अमित शाह और मतलब बहुत बड़े जादूगर हैं, लेकिन उसके बाद में राज्य तो उनके भी जा रहे हैं। काफी राज्य गए हैं पिछले मतलब क्या चुनावों को आप उठा करके देख लीजिए। ये एक अलग बात है कि बाद में वो जोड़ तोड़ पर उतर आते उनका एक जाता है तो वो 2 जीत लेते हैं। कहाँ हुआ ऐसा? नहीं, ऐसा कहाँ हुआ? अब भी बिहार में उन्होंने बिहार का राज्य जीता है। बिहार में देखिए उन्होंने अभी हैदराबाद में इन्होंने 47 सीटें जीती है। इस प्रकार के अलोकतांत्रिक और गठबंधन धर्म को न मानने वाले लोग हैं कि जहां इन्होंने खुद जीतने की पोजीशन में थे वहां तो उन्होंने किसी की जात नहीं पूछी। इन्होंने हरियाणा को उदाहरण आपके सामने है, और जहां इनके गले में फंसी हुई होती है, इनको पता है आप अपने अकेले बूते नहीं कर सकते, वहां ये इतने बड़े गठबंधन धर्म में उतर जाते हैं कि इनसे बड़ा मतलब गठबंधन धार्मिक कोई संगठन ही नहीं है। तो इन्होंने मतलब क्या है कि पंजाब में ये शिरोमणि अकाली दल से मुक्त नहीं हो पाए। इन्होंने देखिएगा इनकी एक तरीके से यूँ मानिए सिस्टर कंसर्न है, इनकी मतलब बहन जैसी पार्टी दूसरी थी शिवसेना, उसके साथ इनका व्यवहार देखिए कि वो व्यक्ति बाला साहब ठाकरे इनको वहाँ प्रवेश करवाने से लेकर के इनको एक स्टैंड करवाने में महाराष्ट्र में जिसने अपनी उम्र लगा दी और कभी कुछ मांगा नहीं अपना, कभी उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहा, कुछ नहीं बनाना चाहा, खुद के परिवार से मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहा,
आज अगर उद्धव ठाकरे इतने छोटे कद के नेता तो नहीं थे कि उनको मतलब क्या है कि एक मुख्यमंत्री आप नया बना सके, इतना कैडर तो उनका था ही। जब वो हर बार बीजेपी को समर्थन देके बीजेपी का बनवाते हैं तो आज क्यों नहीं बन सकता था शिवसेना का। लेकिन बात ये हठधर्मिता ये कि जो कुछ नागपुर वाले कहेंगे, हाफ पैंट वाले कहेंगे, वो बात हमें पार भेजनी है। और दूसरी बात क्या है, मुंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, इस पर कब्जा हमारा निजी होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने मित्रों को, सूट बूट वाले साथियों को भी तो लाभ पहुंचाना है। तो गठबंधन धर्म में इनका कभी कोई विश्वास नहीं रहा और बड़े बड़े स्टेट इनके हाथों से निकल गए जनाब। ये तो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ लोकल की काम करती है, लोकल के मुद्दे भी काम करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उस समय कांग्रेस के हाथ से बहुत से राज्य गए थे, वापिस आ गए। 10 साल सरकार रही थी, बदल गए। राजस्थान में ही 2 बार बदल गई उस दौरान। तो ऐसा ये बदलाव होता रहता है, क्योंकि केंद्र से इतर स्थानीय मुद्दे नहीं, भी मैं बहुत आपको महत्व रोकना चाहूँगा। एक बात जहाँ तक मेरे नॉलेज का सवाल है, उन्होंने पहले ही अपने मुख्यमंत्री को मध्य रखकर वहाँ चुनाव लड़ा था महाराष्ट्र में सामूहिक रूप से, फर्नांडिस को। तो फिर वो कैसे उनको मान लेते? दोगलापन इसी को कहते हैं जनाब। वहाँ उन्होंने रख वहाँ लड़ा था, या हरियाणा के अंदर इन्होंने अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं करना चाहे, और मतलब फिर यहाँ मध्य प्रदेश में आके मतलब क्या है, चेहरा बता के चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं फिर जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ हम चुनाव के बाद में चेहरा बताएंगे। तो ये या तो नहीं, आप भाजपा पे ये आरोप तो नहीं चलेगा, कारण कि बिहार के अंदर इनकी सीटें ज़्यादा ही है नीतीश जी से, और नीतीश जी ने क्लियर बोल दिया था कि भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, भाजपा चाहे तो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। उसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश को ही बनाया है। तो ये तो भाजपा की अच्छी बात तो है ना? नीतीश कुमार इनको पिछली बार जलवा दिखा चुके थे, वहां तो इनको करना ही था। जब दम लगता है घुटने तो खैरात लगती है, बंटने तो खैरात तो बंटेगी। उनको तो पता था। अभी आज देख लीजिए आप, वहां का मतलब नंबर्स देख लीजिए आप। आज नीतीश कुमार वापस जाता है तेजस्वी के पास, तो फिर वो सरकार बनाने में सफल है। जहां इस प्रकार के मतलब स्टेटिक्स नहीं होते, वहां पर ये खुद का ही बनाते हैं और बाद में डिक्लेयर करते हैं, चेहरा नहीं बताते फिर ये। चलो, ये तो सेंटर की राजनीति की बात है, ये फिर कभी करेंगे। मैं स्थानीय मुद्दों पर फिर आता हूँ, क्योंकि अपने तो यही ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे को लगते स्थानीय हैं। स्तर पर बात तो होना बड़ी आवश्यक है। आप अपने लिए क्या भूमिका निर्धारण किया है? आपने कोई भूमिका निभाएंगे क्या कांग्रेस में? आप काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ आप निष्क्रिय रूप से चल रहे हो। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पिछले दिनों हमने तो खूब सक्रिय रहे। हम तो ये आपके कृषि बिल आए थे, इनके खिलाफ हम खूब सक्रिय रहे। लगातार हमने ज्ञापन सौंपे। उससे पूर्व कोरोना काल चलने की वजह से कुछ दिन के लिए भीड़ नहीं की थी। उसके बाद में आप लगातार समाचार पत्रों का आप अध्ययन करते होंगे। आपका एक समाचार पत्र चलता है जो बहुत महत्वपूर्ण साप्ताहिक समाचार पत्र है क्षेत्र का। उसमें आप नीचे बॉक्स में देखेंगे तो मेरी विज्ञप्तियाँ मिलेंगी आपको। आप लगातार अखबार देखिए, उसमें मैंने आपके जो समर्थक आपके चाहते हैं, कुछ आपके हैं, उनकी एक वो भावना थी कि मोटसरा जी कहीं जोन या ब्लॉक में चुनाव लड़ेंगे, फिर आपने नहीं लड़ा था इस बार। जोन और ब्लॉक का चुनाव मैं इस बार लड़ना ही था मेरे को। क्यों, मैं पिछली बार लड़ा था, इस बार जोन का चुनाव लड़ना था। तो दरअसल मेरे ब्लॉक 13 नंबर जोन और 12 नंबर ब्लॉक दोनों के दोनों ही महिला रिजर्व आ गए। तो उस वजह से मैं वहाँ चुनाव में नहीं जा सका। नहीं तो मेरा चुनाव लड़ना तय ही था। और महिला सीट पर मतलब ये क्या है कि लोकतंत्र जब देश में हो, प्रदेश में हो, तो घर में भी होना चाहिए। ये तो मतलब क्या है कि महिला का अधिकार है। अब कुछ लोग पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ कौन सी महिला नहीं थी, तो महिला चुनाव नहीं लड़ना चाहती। मेरी धर्मपत्नी क्या है कि जो अध्यापक बनने के लिए किसी प्रकार की तैयारियां वगैरह करती हैं, तो वो चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, नहीं चुनाव लड़ते। अच्छा, एक आप क्या बुद्धिजीवी भी हैं, एक छोटी सी मैं और चर्चा करनी चाहूँगा। अभी 12 बजे आज मोदी जी के साथ या सरकार के साथ किसानों की मीटिंग हुई थी, और उसमें एक चीज़ निकल कर आ रही है क्लियर रूप से, तो अभी तक वो कोई स्टेटमेंट नहीं आया था कि कुछ पॉइंटों पर 47 के लगभग पॉइंट निर्धारित किए थे, उनमें सरकार संशोधन करके और ये बिल जो है यथावत रखना चाहती है। तो किसानों को एक तरीके से संतुष्ट करने की कवायद थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इससे और किसान किस लिए इकट्ठे हुए? सहमति बनवाने के लिए इकट्ठे हुए? नहीं, तीनों बिल वापस लेने के लिए किसान मांग कर रहे थे। ये तीनों जो कृषि बिल है वापस ले। किसान तीनों कृषि बिल, उसमें क्या था, किसानों के दिमाग में शंकाएं थी। उन शंकाओं को बार बार खोल के बताया हुआ है मेरा। और मतलब क्या है, अन्य भी अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन आज इस ठंड के मौसम में हमारा किसान सड़कों पर है, वाटर कैनन की सीध में है। तो उससे अच्छा दिल से ये मैं चाहता हूँ कि सरकार की और किसानों की सहमति अगर बनती है तो दोनों ही पक्षों के लिए हित में है। क्यों, किसानों के बिना ये देश नहीं चलेगा। ये मोदी जी जानते हैं। मोदी जी भले ही हम उनके विपक्ष में हैं, लेकिन मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो कोई ये तो है नहीं कि उनको देश की मतलब भौतिक चीज़ों की और आधारभूत चीज़ों की जानकारी नहीं है। जानकारी उन्हें भी है।
उन्हें भी है, तो वो उस आधार पर अगर कोई अच्छा फैसला लेते हैं तो अच्छे फैसलों का सदैव स्वागत है। नहीं, आपका बहुत ही बढ़िया स्वस्थ ये विचार मैंने जाना और अच्छा लगा। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे। अभी पीछे जो दिल्ली के अंदर किसान जमा हो रहे थे, तो बादरा से भी कुछ किसान जो बलवान जी पूनिया के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में गए थे, और मैं कुछ ही कहूँगा क्योंकि 5-4 गाड़ियों से ज़्यादा वो नहीं जा पाए थे। तो आप बलवान जी की बादरा में स्थानीय राजनीति को आप आगे भविष्य में और किस आधार पर लेते हो? क्या वो फिर कामयाब होने की कगार पर है या फिर वो दूसरी तरफ जा रहे हैं? भविष्य तो नेताओं का जनता निर्धारित करती है साहब। अपने तो यहाँ बैठ करके एक व्यक्ति मैं क्या बताऊंगा नहीं, कि फिलहाल वो जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो आगे की लॉन्ग लाइफ की राजनीति कर रहे हैं? उनकी राजनीति किस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं मेरे तो समझ से परे है। अभी भी स्टूडेंट पॉलिटिशियन मोड में है वो, या तो छात्र नेता के मोड में है, क्योंकि कई बार बोलते बोलते बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं विधानसभा में, पता नहीं कई बार सरकार बचाने के लिए ईंट से ईंट बजाने लग जाते हैं और विधानसभा में घुसते ही विपक्ष हो जाते हैं, पार्टी से खुद की निष्कासित हैं। तो ये तो खुद बताएं वो भी करना क्या है उनको। ये तो आपने बहुत ही पते की बात कही, और हमने भी देखा है उनके कई संबोधन ऐसे हुए, वो वीडियो वायरल भी बहुत ज़्यादा हुए। तो ये वो शायद तय नहीं कर पा रहे हैं ये हाँ, चीज़। तो वो पहले खुद बता देना भी मैं विपक्ष हूँ, या मतलब कांग्रेस के साथ हूँ, या कांग्रेस सरकार बचाना चाहता हूँ, या कांग्रेस सरकार के लिए परेशानियां पैदा करना चाहता हूँ, यहाँ जो दूसरे नेता हैं खुद के अलावा उनको डराना चाहता हूँ, या स्वच्छ भाषण दे करके मेरी बात जनता के बीच में रखना चाहता हूँ। ये बात तो खुद वो बताए ना पहले, उसके बाद में तो कोई उनके ऊपर टिप्पणी करे। अभी तो टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं छोड़ा। लेकिन एक चीज़ आपको स्वीकार करनी होगी मोटसरा जी, इन्होंने स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को है जो खुडे लाइन लगा दिया, जो मारवाड़ी में एक कहावत है, खुडे लाइन लगा दिया उन्होंने। कांग्रेस जनाब देश के डीएनए में है। कांग्रेस खुडे लाइन नहीं लगेगी। बहुत बलवान आते हैं, बहुत बलवान जाते हैं, बहुत सिंह आते हैं, तिवारी जी जैसे आ गए, घर में भी विभीषण होते हैं। कांग्रेस कहीं नहीं जाने वाली। बात ये है कि ऊपर जो परिस्थितियां बनी बीजेपी के अलोकतांत्रिक रवैये की वजह से, उन्होंने स्थानीय कांग्रेस सरकार को, निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। उसी में क्या है कि एक सरकार बनने के बाद में आज स्थितियाँ ऐसी है, हालांकि केवल सरकार और सत्ता के लिए कांग्रेस राजनीति नहीं करती, लेकिन अब सामने वाला जब अपोनेंट है वो चाहता ही है कि इस सरकार को नस्ते नाबूद कर दें, तो उस स्थिति में सरकार बचाना भी बहुत ज़रूरी था और विधायकों की आवश्यकता भी थी। उस आवश्यकता का पूरा लाभ पूनिया जी ले गए। बाकी कांग्रेस तो इनसे नस्ते नाबूद नहीं होगी। नस्ते नाबूद होना दूर, अपनी जगह से 1 सेंटीमीटर नहीं लेगी इनसे कांग्रेस वहीं मिलेगी। आज से 10 साल बाद आ जाना, 15 साल बाद में आ जाना। चलो, आपका मोटसरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपने बहुत ही ईमानदारी से सवालों के जवाब दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो इसी के साथ अब जो 8 तारीख को परिणाम आएंगे ब्लॉक व जोन चुनावों के, उसकी सबसे पहले और तेज़ परिणाम जो है हम साफ संदेश चैनल के ऊपर देंगे, और दर्शक हमारा इंतज़ार करें। और इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय जय भारत, जय जय राजस्थान।